नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी वर्णमाला पर आधारित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। साथियों, अभी व्याकरण का यह दूसरा टॉपिक है। एक टॉपिक हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिन साथियों ने रामबाण नोट्स साहित्य के नहीं देखे हैं, कृपया वो वन लाइनर नोट्स ज़रूर देखें। उससे उन्हें बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। इस समय रीतिकाल भी चल रहा है पैरेलल में, और उस पर अपना सहयोग बनाए रखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर, वर्ण। सही विकल्प है लिपि के चिन्ह है, वर्णमाला कहेंगे। साथियों, यह वर्णमाला का ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे, जो देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं तो तुरंत गलत हो जाते हैं और देर नहीं लगती है, और उससे हम कई गुना पीछे चले जाते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को कमज़ोर या छोटा नहीं समझेंगे, सभी पर मजबूत और बराबर पकड़ होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 7, 11, 4। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री, यही 4 होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? स्वर में इनका समावेश अंग और आहा का नहीं किया जाता है, बाकी सभी स्वर में समाहित है। ये भी नहीं है, ये है, ये है। इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, री का। चौथा प्रश्न है, तो यहाँ पर सही विकल्प है अंग और आहा। तीसरा विकल्प सही है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व, प्लुत, अनुस्वार, अनुनासिक। तो प्लुत का अर्थ है उछला हुआ या 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है प्लुत में। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की बात हो रही है। का से मा तक, का से मा तक। तो कितने स्पर्श व्यंजन हैं? 25, 5 स्क्वायर। इन्हें वर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आ और ई के मेल से बनते हैं ए, और बड़ी ई के मेल से बनते हैं आए। तो आ का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। विकल्पों को पढ़ना हर बार जरूरी ही नहीं है, सही विकल्प बताना ज़्यादा सर्वोपरि है, और थोड़ी सी व्याख्या अगर हो जाए तो बेहतर होता है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? शब्दकोश की बात हो रही है, वर्णमाला की बात नहीं हो रही है। जब शब्दकोश की बात आती है तो वो डिक्शनरी, ध्यान रखिए, डिक्शनरी। तो खा आता है, छा आता है, चा आता है या ज्ञा आता है? तो का और स
सा के मेल से बनता है छा। डिक्शनरी में आप, फोन बुक में आप सेव करिएगा कबूतर, छतरी और खरगोश। कबूतर, छतरी और खरगोश। देखिएगा कि कौन सीरियल से आता है। ये उनके लिए है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहले कबूतर आएगा, फिर छतरी आएगा, फिर खरगोश आएगा। ठीक है, तो सही विकल्प है छतरी छा। यह व्यंजन दिखाई देगा क्योंकि का में सा के योग से छा बनता है। 8वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मात्रा, शब्द, अर्थ और वर्ण। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वह शब्द है। शब्द बनेंगे तभी उससे भाषा का निर्माण होता है, छोटे छोटे शब्दों से। उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। सही विकल्प है दंतोष्ठ। दांत और ओठ के संयोग से वह बोला जाता है, दंतोष्ठ है। ऐ के उच्चारण में 10वें प्रश्न को देखते हैं। ऐ के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो अभी मैंने बताया ऐ का निर्माण कैसे होता है। आ और ई के मिलन से ए और बड़ी ई के मिल आ में बड़ी ई मिलने से ऐ की मात्रा बनती है। तो आ कंठ से और ई तालु से उच्चारित होता है, इसलिए ऐ के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। सही विकल्प है कंठ तालु, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं साथियों। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। वर्णमाला हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। 11वां प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आ पा, छोटा आ, पा, चा टा, जा बड़ा आ, छोटी बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ पर छोटी और बड़ी आ रही, ना कि छोटा और बड़ा ई आ रहा, इसलिए यह पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। यही छोटा ऊ बड़ा ऊ होता तो वह पुल्लिंग होता। उच्चारण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। 11वां प्रश्न हो गया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं व्यंजन, व्याकरण, बोली, स्वर। 12वां प्रश्न है, वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कौन है? स्वर है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। वहीं व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? या, वा, रा, फा। तो अभी यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। वा ध्वनि, वा दंतोष्ठ है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन है का से मा तक वर्गिक व्यंजन 25 होते हैं। तो क, च, प, द, हा, शा, रा, बा, या, शा, दा, रा, का, रा, ला, हा। तो ये जो है माँ के बाद आ गए, लेकिन इसमें ऐसा है कि ये का से माँ के बीच के हैं। 15वां प्रश्न है,
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, निरनुनासिक, संवृत स्वर, अनुनासिक। तो यहाँ पर सही विकल्प है निरअनुनासिक। निरनुनासिक। निर नहीं, अनु पीछे, नासिक पीछे नाक नहीं, तो नाक नहीं है तो केवल मुंह से, अनुनासिक पीछे नाक। ऐसे जोड़ना तोड़ना आप समझेंगे तो बिल्कुल आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो केवल मुख से निकलेगी तो निरनुनासिक। निर नहीं, अनु पीछे, नाक पीछे नाक नहीं, केवल मुंह से, अनुनासिक पीछे नाक। तो अनुनासिक वे होते हैं जिनकी ध्वनि में मुंह और नाक दोनों से सांस निकलती है। निरनुनासिक में केवल मुंह से सांस निकलती है, नाक से नहीं। तो सही विकल्प है बी। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 7, 6, 8, 9। तो अंतस्थ हैं यारा लावा शशा शहा, ऊष्म वर्ण है 4, दोनों 4 4 हैं। सही विकल्प है 8। अंतस्थ है या रा लावा, ऊष्म है शा 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 हा, तीनों सा है और हा है। आगे चलते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़ा आ, ओ, उपर्युक्त में एक से अधिक। संयुक्त स्वर की बात हो रही है तो इसमें समान स्वरों का मेल होता है, परंतु इसमें एक ही जैसे अलग अलग जब आ ई मिलते हैं, जब इसमें छोटा आ छोटा आ, छोटी ई मिलेगी, तो ऐसे करके मेल होता है, समान है। इसमें असमान स्वरों का मेल है। संयुक्त स्वर पहला विकल्प सही है। कई बार जब दुविधा होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो हम इसमें जाते हैं और ये गलत हो जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि, व्यंजन, स्वर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण नहीं है। इचियस तालु, तो चा, छा, जा, झा ये जो है तालु में आते हैं, और छोटी ई, बड़ी ई, या और सिटकारी वाला सा ये तालव्य है, परंतु का, खा ये कंठ है, कंठ से उच्चारित होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी की बात हो रही तो पदबंध, शब्द, वर्ण या पद। तो सबसे छोटा तो वर्ण ही है, वर्ण न होता तो शब्द होता। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? अवृत्तमुखी से आशय है जिसमें वृत्त नहीं बनता। जब बोलते हैं तो वृत्त नहीं बनेगा, तो ओ गोला बनेगा, ऊ गोला बनेगा, बड़ा ऊ बिल्कुल गोला बनेगा, लेकिन ई और ई के उच्चारण में वृत्त नहीं बनेगा मुंह का, और यही अवृत्तमुखी स्वर है। 22वां प्रश्न है, रा का विवरण है। रा का विवरण है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तो इसका सही विकल्प है पहला, वत्स, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। लुंठित है, लुंठित का अर्थ होता है, वर्ष का अर्थ होता है मसूढ़ा। जब हम रा का उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारी मसूड़े पे छुएगी। लुंठित का अर्थ है जीभ मुड़ जाएगी,
और सघोष है, अल्प प्राण है। सही विकल्प है पहला। काकल्य वर्ण कौन सा है? 23वां प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो या, सा, हा और अण। सही विकल्प है तीसरा, ये काकल्य वर्ण है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन इचयस तालु, ऋटुरक मूर्धा, मूर्धन्य ऋटुरक मूर्धा, तो ऋषि और टावर्ग, रा और षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य से होते हैं। इचियस तालु है, तो ये सही नहीं है। ओष्ठ, ऊपु ओष्ठ, पाफा बाभा मा और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। कंठ से बिल्कुल काखा गाघा आते हैं। नलरस वर्ष है, मूर्धन्य ये नहीं है, इसके लिए टा वर्ग होता तो ये सही हो जाता, तो इसलिए पहला विकल्प सही है। केवल मुंह से, 25वां प्रश्न है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? विसर्ग अनुसार, अनुनासिक, निरनुनासिक। अभी मैंने अनुनासिक निरनुनासिक बताया कि अनु माने पीछे, नासिक मतलब नाक, पीछे नाक, पीछे नाक जुड़ी है, नाक से हवा निकलेगी। निर अनुनासिक, निर मतलब नहीं, अनु मतलब पीछे, नाक, पीछे नाक नहीं, नाक से हवा नहीं निकलेगी, इसलिए केवल मुंह से निकलेगी। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरनुनासिक। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर की बात होती है तो ये तो सामान्य व्यंजन ही है, परंतु ये संयुक्ताक्षर है। छत्रा ज्ञास्त्रा, का और सा के प्रयोग से छा और ता रा से त्रा, जा इया से ज्ञा, शा रा से स्रा। सही विकल्प है बी। छात्रा ज्ञासरा संयुक्ताक्षर व्यंजन है। 27वां प्रश्न है, कुछ समस्या हो जाने की वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था, पुनः शुरू करते हैं साथियों। 27वें प्रश्न से, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 4, 3, 2। सही विकल्प है 2। 2 भागों में स्वर तंत्रियों के आधार पर बांटा गया है। 29वां प्रश्न देखते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी सहायता से, व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। तो व्यंजन की सहायता से तो नहीं होता, व्यंजनों को स्वर की सहायता चाहिए, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है। सही विकल्प है बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि रा, ऋषि ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा आ गया, उच्चारण देखते हैं, बड़ा और छोटी। सही विकल्प है डी, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। लुंठित ध्वनि है, आड़ा, धा, अंगा, रा। सही विकल्प है रा। रा बोलने में हमारी जीभ ऐसे हो जाती है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा होगा? ओष्ठ यानी पा में होगा, स्पर्श व्यंजन का से मा तक होगा, लेकिन अल्प प्राण कह देते ही यह पा
हो जाता है। आइए विकल्पों में चलते हैं। 32वें का पहला विकल्प सही है, अन्य विकल्पों में जाने की जरूरत ही नहीं है। उपु ओष्ठ इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा, हालांकि सभी लोग जानते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यह लिपि की परिभाषा है। पाफा बाभा मा, पाफा बाभा मा व्यंजन होते हैं। तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो तालव्य इचुअस तालु, अकुह विसर्ग नाम कंठा, ओष्ठ उपु ओष्ठ, वही तुलसा दंत। तावर्ग ला और सा दंत से उच्चारित होते हैं। दो व्यंजन, 35वां प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डी विकल्प सही है। जैसे नकार लिखा है तो ये संयुक्त व्यंजन है। 36वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालु की बात होगी तो ए और ऐ ये कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। फिर से वही प्रश्न आया है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, 37वां प्रश्न है, उन्हें कहते हैं मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक और निरनुनासिक मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। नाक से हवा निकलेगी मतलब अनुनासिक, पीछे नाक लगी होगी। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6, 3, 4, 2। तो अग्र, मध्य और पश्च जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 39वां प्रश्न है। 3, 5, 4, 6। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, स्वर, अनुस्वार, अक्षर। सही विकल्प है अक्षर। ई, चा, छा, जा, झा, इया, इचुअस, तालु आदि का उच्चारण किससे होता है? तो बिल्कुल तालु से होगा। सही विकल्प है सी। निम्न में दीर्घ स्वर है ऐ, ई। दीर्घ स्वर कौन है? बड़ी ई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तुलसा दंत, त, था, द, ध, ना। तो बिल्कुल ये आते हैं, लेकिन ये तालु का वर्ग शब्द है, ये तालु से उच्चारित होगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के अग्रभाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? 44वां प्रश्न है। अग्र, मध्य, पश्च आता है। अभी मैंने बताया जीवा के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अग्रे, अग्री, आप। तो आ, म। आग्रे, अग्रे, अग्री, ए, ऐ, ई। आगे से होंगे, पीछे से होंगे, बाकी बचे हुए जितने व्यंजन बचे सब पश्च स्वर हैं। जितने स्वर बचे सभी पश्च स्वर हैं, लेकिन विवृत की बात ही नहीं आएगी। विवृत जब जिह्वा के आधार पर भेद की बात आती है तो विवृत स्वर नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रिक बताने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, इसलिए क्योंकि जगह नहीं है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अग्रे मतलब ए, ऐ, अग्री छोटी, बड़ी,
ये 4 हो गए। अम, छोटा आ मध्य से, मध्य जीभ के मध्य भाग से, बाकी बचे हुए पश्च से। तो 44वां प्रश्न इस प्रकार से समाप्त हुआ। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए, ऐ, उ। तो बाकी सभी में संयुक्तीकरण हो रहा है 2 विभिन्न स्वरों का, परंतु उ में ऐसा नहीं हो रहा है। समान स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है। मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। तो अभी मैंने बताया अग्रे, अग्री, अम, आप। तो अम 46 का ए सही है। ये दोनों, ये भी अग्र है। निम्न में कंठ वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण है। आ, हा विसर्ग। तो बिल्कुल कंठ वर्ण यही है। इचयस तालु है। कौन सी ध्वनि, 48वां प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? घ, झ, जा, ख। तो महाप्राण किन्हें कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महापाण। तो दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो ये भी चौथा है। च, छ, जा, झा ये भी चौथा है। च, छ, जा ये तीसरा है, ये अल्पप्राण है। क, ख ये दूसरा है, इसलिए महाप्राण ये नहीं है। बी विकल्प सही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से 49वें प्रश्न पे आते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर, अग्र स्वर, पश्च विवृत, अग्र संवृत। सही विकल्प है पश्च स्वर। अभी मैंने बताया अग्रे, अग्री, अम, आप, मतलब ए, ऐ आगे के हैं, जीभ के माँ मध्य से निकलेगा, छोटी ई, बड़ी ई ये भी आगे से निकलेंगे। बाकी बचे हुए सभी स्वर जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 36, 32, 33, 34। सही विकल्प है 33। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दीर्घ की बात आती है तो बिल्कुल आप देख लीजिए, बड़ी ए, ऐ, ओ, औ। छोटा आ गया, ये आ गया। दीर्घीकरण बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ओ ये दीर्घ है। बाकी किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, ये सब दीर्घ स्वर नहीं है, ये तीनों दीर्घ हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो ऋटुरसा मूर्धा। 52 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झ का उच्चारण तालु से, इचयस तालु। ख का उच्चारण कंठ से, ट का उच्चारण दंत से, पा का उच्चारण ओष्ठ से। ट का उच्चारण ऋटुरकाम मूर्धा, ये दंत से नहीं मूर्धा से होगा। सी विकल्प सही है। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण की बात हो रही, किसके योग से बना है? का हलंत शा, का हलंत चा, का हलंत छा, का हलंत शा। अब यहाँ पर सभी विकल्प गलत हैं, केवल 54 का पहला सही है। 55वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन के वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। बिल्कुल 2 अघोष, 3 सघोष। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी मतलब जो स्वर हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये सभी घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। डी विकल्प इसका असत्य हो जाएगा। अर्धस्वर है, अर्धस्वर है या, वा, ई, उ, री, शा, री, रे 56 का सही विकल्प है। आधे स्वर और आधे व्यंजन के रूप में या वा जाने जाते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उच्चारण स्थान पर ज़्यादा समय न जाया करते हुए कंठ पे जाते हैं। का वर्ग है कंठ से। 58वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छत्रा, ग्यासरा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, परंतु इसमें यह विकल्प दिया हुआ है, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। जिनका उच्चारण ऊपर दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत, कंठ, अनुनासिक, मूर्धन्य। तो दांत पर लगेंगे, तुलसा दंत बोलकर आप देखिए, तो तुलसा दंत, ता, था, दा, धा, ना। जिनका उच्चारण दांत पर लगने से होगा तो वो दंत कहलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो यहाँ पर वृष्टि में री मात्रा का प्रयोग हुआ है। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सही विकल्प है हलंत। हलंत लगाकर हम, जैसे का लिखना है तो का हलंत आ, धन आ लिख सकते हैं। हलंत का प्रयोग किया जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई है संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। तो सही विकल्प है ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण, स्वर। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 10, 8, 7। तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर, वर्णमाला। सही विकल्प है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, ऐ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ए, ओ, बड़ा आ, ए, औ। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है, ये सभी संयुक्त स्वर हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, प्रयोग कर कर भी बताया, जैसे खा और घा है, खा और घा, तो ये महाप्राण है। दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा अल्प प्राण, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। 68वें पे आते हैं, ओष्ठ अल्प प्राण, ओष्ठ अल्प प्राण, घोष, घोष की बात आ जाएगी तो 3, 4, 5 अल्प प्राण पहला तीसरा, तो यानी ये मैच कर रहा। ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये सभी विकल्प हैं, बा सही हो जाएगा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तुलसा दंत, ता, था, दा, धा, ना ये सभी दंत हैं, परंतु ये मूर्धा से उच्चारित होगा। 69 प्रश्न हो चुके हैं। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? स्वर पूछा गया है। ऊपू ओष्ठ याद रखिए, बड़ा ऊ 70 का डी विकल्प सही है।
और यह दीर्घ स्वर है। इनमें से तालब व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो इचुएस तालु, डी विकल्प सही है। ये दंत से उच्चारित होंगे। टाठा डाढ़ा अड़ा, टाठा डाढ़ा, ये मिश्रित है, इसकी बात नहीं करेंगे। 72वां प्रश्न है, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? ऋटुरस मूर्धा, टाठा डाढ़ा। 72 का डी विकल्प सही है, ये सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज, झूठ, घाघ, जोगन। यहाँ पर सही विकल्प है जोगन। बाकी सभी में ये कहीं न कहीं या दोनों वर्ण महाप्राण हैं, लेकिन ये तीनों शब्द अल्पप्राण हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो इचुएस तालु का कंठ से उच्चारित होता है, पहला विकल्प सही है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके? बिल्कुल सही बात है। जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो व्यंजन किन्हें कहा जाए? जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके, पहला विकल्प सही है। कंठ अल्प प्राण, कंठ अल्प प्राण, तो कंठ है अल्प प्राण है, तो पहला या तीसरा होगा? सही विकल्प है पहला, ग। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। एक में तालव्य इचुएस तालु चा वर्ग यूज किया गया होगा, तो चाचा यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर अभी ओष्ठ पूछ लिया जाता तो उपु ओष्ठ, पाफा, बाभा, माँ, तो ये सभी ओष्ठ वर्ग से संबंधित हैं। पापा, बाबा, मामा, ये सभी ओष्ठ। केंद्रीय हिंदी 78वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 78वां प्रश्न है। 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और बड़ा आ स्वर हैं। अकुह विसर्ग कंठा, तो ये बिल्कुल उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये कंठ हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। सभी स्वर होते हैं, 80 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, सही विकल्प है अल्पप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष महाप्राण है शा, 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 हा, तो घोष और महाप्राण है हा। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है चा, जा, छा, ठा, का से मा तक ही होगा और इसमें सभी इसी के इर्द गिर्द विकल्प हैं, तो ये तो अल्पप्राण है, लेकिन छा इस पर संघर्षी और महाप्राण, महाप्राण। निम्नलिखित में से कंठ ओष्ठ ध्वनि है? कंठ ओष्ठ ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता हो, तो आ, ई, उ, ओ, तो आ और उ के प्रयोग से बनने वाला है ओ, और इसी में कंठोष्ठ इसे माना जाता है।
निम्न में कंठ ध्वनि है का। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। नासिक ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो सही विकल्प है घोष ध्वनि। सी विकल्प सही है। अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन डैश डैश का प्रतिनिधि है। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अनुस्वार का प्रतिनिधि है। हिंदी के वर्ण 87वां प्रश्न आ गया है। हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। विसर्ग के रूप में, चंद्रबिंदु के रूप में, अनुनासिक के रूप में, हलंत के रूप में। बिल्कुल अनुनासिक के रूप में इसका उच्चारण होता है। 88 नंबर प्रश्न पे आते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, प्लुत। सही विकल्प है मात्रा। श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो संयुक्त व्यंजन है, पहले ही बताया जा चुका है। शुरू में एक प्रश्न आया था जिसमें चारों को मैंने बता दिया था, इसलिए इसका सही विकल्प है तीसरा, शा और र वर्णों को मिलाने से श्रा बनता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को वर्ण, रूप, शब्द, समरूप। मात्रा स्वर को कहते हैं ग्रेफीम। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पा, फा, बा, भा, ओष्ठ, मा, ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, परंतु ये तालु से उच्चारित होने वाली हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला जब बोलते हैं तो अगल बगल से, जीभ के अगल बगल से ध्वनि निकलती है, इसे पार्श्विक कहते हैं। अणा वर्ण का उच्चारण स्थान है। अणा वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान है ऋटुरक, मूर्धा। बी विकल्प सही है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 2, 5। इसका 4 भेद हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। सही विकल्प है शब्द। जब कई अक्षर मिलते हैं, सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह बनता है तो उसे शब्द कहते हैं। बड़ा आ स्वर है। बड़ा आ जब बोलेंगे तो बड़ा आ बोलें, बड़ा समूह खुलेगा और यह विवृत कहलाएगा। संवृत मतलब छोटी ई, बड़ी ई, मुंह बंद हो जाएगा तो वहाँ पे संवृत। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, तो अग्रे अग्री से याद रखिए। तो अवृत्ताकार है तो बिल्कुल ई पर जा सकते हैं हम, और ये मध्य स्वर है और ये पश्च स्वर है, ये भी अग्र स्वर है, परंतु अवृत्ताकार की बात हो रही है और संवृत मतलब ओंठ बंद रहेंगे। बी विकल्प सही है। आगे देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य। पहला इसका विकल्प सही है। दंत और ओष्ठ के प्रयोग से इसका उच्चारण होगा दंतोष्ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? का, गा, अंगा, ठा। महाप्राण की बात आएगी तो वहाँ पर टा, ठा दूसरा वर्ग है
और ये महाप्राण हो जाएगा। डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? साथियों, ये अंतिम प्रश्न है और ऐसा मेरा विश्वास है कि वर्णमाला से आने वाले प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिल जाएंगे। अभी एक दो पेपर मेरे पास और हैं जिनको मैं करवा दूंगा, और भी प्रश्न जो बन सकेंगे उन्हें कराकर आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। साथियों, निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। समय का स्पर्श संघर्षी की बात आती है तो जिन्हें बोलने में स्पर्श व्यंजन का से मातक है, संघर्ष होता है, चा छ जा झा, पहला विकल्प सही है। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।